नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सूचनाओं की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि किसी मुद्दे पर बात करना और बात नहीं करना दोनों ही बराबर हो चुका है। एक बदलाव और हुआ है। राज्य की सत्ता की तरफ से और उसकी खुशामद में ऐसी सूचनाएं पैदा की जा रही हैं जो दरअसल सूचनाएं हैं ही नहीं, जिनका काम जरूरी मुद्दों से जुड़ी सूचनाओं पर पर्दा डालना है। ठीक उसी तरह से जब ट्रंप अहमदाबाद आए तो सड़क के किनारे की बस्ती की गरीबी उन्हें ना दिख जाए, इसके लिए दीवार बना दी गई। उस दीवार को रंग रुंग दिया गया। यही काम न्यूज चैनल और अखबार करते हैं रोज। आपकी गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य पर बात ना करके फालतू टाइप के विषय की दीवार खड़ी कर देते हैं और आपको ट्रंप की तरह सूचनाओं के नए और झूठे एक्सप्रेसवे से गुजारते हुए सीधे झूठ के स्टेडियम में ले जाते हैं। As the president carcass moving towards the Motira Stadium. समाचार जगत के संपर्क में आए तो समाचार के लिए मत आइए। समाचार तो बंद हो चुका है। प्रोपेगेंडा का खेल अगर नहीं समझेंगे तो जल्दी ही 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदेंगे और बोल नहीं पाएंगे। किसी को भी न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से छपी इस खबर को देखकर समझ जाना चाहिए था कि फर्जी है। फिर भी लोग यकीन करते रहे और कुछ लोग सवाल करते रहे। सवाल अगर यह पूछते कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स उनके बारे में पहले पन्ने पर लिखेगा कि धरती की अंतिम और श्रेष्ठ आशा, दुनिया के सबसे चहेते और सबसे शक्तिशाली नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इस फर्जी तस्वीर में प्रधानमंत्री खाली पन्ने पर दस्तखत कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता था फर्जी है, लेकिन यह किसने किया, कहां से शुरू हुआ, इन दोनों बातों की जानकारी धरती के पहले और अंतिम 0 टीआरपी वाले इस एंकर को नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिलों ने इस पर यकीन कर भी लिया। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने ट्विटर हैंडल से इसका खंडन कर दिया। कहा है कि यह फेक है। कहने का मतलब है कि फेक न्यूज के कारण आए दिन बदनामी होने लगी है। भारत सरकार के पास भी ऐसी गलत चीजों को फैक्ट चेक करने का सिस्टम है। हालांकि इसके ट्विटर पर लिखा है कि उसका काम सरकार की नीतियों को लेकर फैलाई जा रही गलत जानकारियों से सावधान करना है। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक के हैंडल से कुछ ऐसे फेक न्यूज का भी पर्दाफाश किया गया है जिनका संबंध सरकार की नीतियों से नहीं है। जैसे मीराबाई चानू के ओलंपिक जीतने पर खेल मंत्रालय का एक पोस्टर वायरल हो गया जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जा रहा है। पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया, तब फिर पीआईबी न्यूयॉर्क टाइम्स को लेकर भी फैक्ट चेक कर सकती थी। अगर ऐसा हो जाता तो न्यूयॉर्क टाइम्स को खंडन करने की जरूरत नहीं पड़ती और प्रधानमंत्री पर आंच नहीं आती। विगत दिनों भारत के विगत आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद खासे आक्रामक हुए थे। उस समय ट्विटर वगैरह को लेकर विवाद चल रहा था, दलील दी जा रही थी और आईटी एक्ट के नियमों का हवाला दिया जा रहा था। काफी बड़ा मुद्दा बना कि सोशल मीडिया कंपनियों को किसी मैसेज की उत्पत्ति कहां से हुई है बताना पड़ेगा। तो अब सरकार बताए कि यह फेक पोस्टर कहां से शुरू हुआ, किसकी फैक्ट्री से बना, किन किन लोगों के इनबॉक्स से होते हुए दिमाग में गया और वहां भूसा बनकर बैठ गया। क्या इस फेक न्यूज से भारत के प्रधानमंत्री की छवि खराब नहीं हुई? एक बार रिलायंस जियो और पेटीएम ने अपने विज्ञापन में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर लिया, तब उपभोक्ता मंत्रालय ने नोटिस भेज दिया था क्योंकि बहुत आलोचना होने लगी। जवाब में दोनों कंपनियों ने इसके लिए माफी मांग ली, ऐसा सरकार ने राज्यसभा में बताया है। इस तरह से ना करें, 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। यह सब बाय द वे बता रहा हूं। इसी न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को लेकर आलोचनात्मक खबर छप जाती है तो कहा जाता है कि विदेशी मीडिया भारत को बदनाम कर रहा है, और जब प्रचार करना होता है तो उसी न्यूयॉर्क टाइम्स का सहारा लेकर फेक न्यूज तैयार किया जाता है कि विदेश में बड़ा नाम हो गया है। वैसे इस फेक न्यूज के जवाब के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स ने उन खबरों का भी लिंक साझा कर दिया है जिनका संबंध प्रधानमंत्री मोदी और भारत से है, जिससे यह पता चल गया कि इस अखबार ने भारत के प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा को लेकर कवर ही नहीं किया, जो कि मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। हम लोग बाइडेन या ट्रंप आते हैं तो लौट जाते हैं। वैसे प्राइम टाइम के शुरू में हमने सूचनाओं की तेज रफ्तार का जिक्र इसलिए किया क्योंकि असम के दोरांग से आई यह तस्वीर
बहुत जल्दी पब्लिक स्पेस से गायब हो गई। इस वीडियो में कैमरामैन बिजॉय बनिया एक लाश की छाती पर कूद रहा है जिसका नाम मोइनुल हक है। मोइनुल हक पुलिस की गोली से मारा जा चुका था। कूदने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है, न्यायिक जांच हो रही है। ऐसी ही घटना के खिलाफ अमेरिका में कितना बड़ा आंदोलन हो गया, वहां पुलिस की क्रूरता को लेकर कितनी बातें हो गई, पुलिस ने माफी मांगी। लेकिन भारत ने पुलिस की इस गलती के सामने दूसरी बड़ी गलतियां खड़ी कर दी गईं, ठीक ट्रंप के दौरे के दीवार की तरह जो आपने कार्यक्रम के शुरू में देखी थी। और चर्चा होने लगी भूमि अतिक्रमण पीएफआई की भूमिका की। जिन लोगों ने मोइनुल हक के बारे में बात नहीं की, उन्होंने इसलिए नहीं की क्योंकि लाश का नाम मोइनुल हक है और कूदने वाले का नाम बिजॉय बनिया। और जिन लोगों ने बात की इसलिए की कि इसका नाम मोइनुल हक है और बिजॉय बनिया के दिमाग में जहर कितना फैल चुका है। इस तरह बात से बात कैंसिल हो गई और जल्दी खत्म हो गई। जिन लोगों ने मोइनुल हक के बारे में बात नहीं की, वो चाहें तो कानपुर के मनीष गुप्ता की बात कर सकते हैं। असम के दोरांग की घटना को तमाम तरह के बयानों से निपटा दिया गया, लेकिन गोरखपुर गए मनीष गुप्ता के साथ पुलिस ने जो किया है, क्या उस पर भी बात नहीं होगी? ये जो बात नहीं हो रही है, किसे बचाने के लिए नहीं हो रही है? बात करेंगे तो आपको मोइनुल हक में मनीष गुप्ता दिखाई देंगे, मनीष गुप्ता में मोइनुल हक दिखाई देंगे। जिस पुलिस पर मनीष गुप्ता को मार देने का आरोप है, उसी पुलिस की सुरक्षा में मनीष गुप्ता की लाश कानपुर उनके घर लाई गई है। घर के बाहर कानून और व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात है, जबकि इसी पुलिस के 6 लोगों पर मनीष गुप्ता को मार देने का इल्जाम है। जिस पुलिस पर हत्या का इल्जाम है, वही पुलिस सुरक्षा के इंतजाम में लगाई गई है। वर्दी की निरंतरता देखिए, कॉन्टिन्यूटी हत्या और सुरक्षा दोनों में समान है। इसी निरंतरता को देखिए अगर देख सकते हो, नहीं तो रहिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में और सदियों गुलाम बने रहिए। क्या यह भयावह नहीं है कि जिस पुलिस ने मनीष गुप्ता को मार दिया, वही पुलिस यहां उनके दरवाजे पर खड़ी है? क्या ऐसे में आप सुरक्षित महसूस कर सकेंगे? क्या आपका दुख कम हो जाएगा? क्या होगा बताइए ना, पूछ रहा हूं। यह भी तो वही पूछना चाहती होगी। जो हुआ है उस पर मनीष की पत्नी को कैसे यकीन हो सकता है? जो व्यक्ति दोस्तों के साथ गोरखपुर गया, बिना किसी अपराध के पुलिस के हाथों मार दिया गया। इस विपत्ति पर शर्मसार होने का नाटक मत कीजिए। सबको पता है मनीष गुप्ता को जो इंसाफ मिलेगा वो इंसाफ नहीं होगा। इस साधारण से परिवार पर यह आपदा आई ही क्यों? गोरखपुर में इलाज की क्या व्यवस्था थी कि उन्हें नहीं बचाया जा सका, या इतना मारा गया कि बचाने की नौबत ही नहीं आई? मनीष की पत्नी मीनाक्षी पूछ रही हैं कि उनके पति का इलाज नहीं कराया गया। आप क्यों नहीं पूछ रहे हैं? मीनाक्षी ने बताया कि उनके पति ने फोन कर बताया कि पुलिस उनके साथ मारपीट कर रही है, लेकिन बाद में जब उन्होंने पति को फोन किया तो उनका फोन नहीं उठा। भागे भागे कानपुर से गोरखपुर पहुंची। को न्याय मिल जाए। उनके जो मुजरिम हैं जिन्होंने उनकी हत्या करी है, उनकी सिर्फ नौकरी ना हटे, उनको जो एक हत्यारे की प्रक्रिया जो आम नागरिक होता है उसको जो दंड मिलता है वही दंड चाहिए। सरकारी जो अधिकारी होते हैं उनके दंड अलग होते हैं, आम लोगों के दंड अलग होते हैं। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आम लोगों वाला ही दंड चाहिए, क्योंकि सरकारी में दंड कम होता है, आम में ज़्यादा होता है। मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे आम नागरिक की तरह ही उन्हें दंड चाहिए, बल्कि अधिकारियों को ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ड्यूटी पे होते समय ड्रिंक करी और मेरे पति को मारा है उन्होंने, हत्या कर दी वहीं पे, इलाज तक नहीं कराया, कुछ भी नहीं। एक ट्रीटमेंट करा देते तो शायद आज मेरा पति मेरे पास होता, क्योंकि वो डर गए थे धारा 307 न लग जाए। राइट।
वो डर गए थे धारा 307 ना लग जाए, क्योंकि उसमें लग गई तो गवाही मनीष दे देंगे, तब तो उनको गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने हत्या ही कर दी। मोइनुल और मनीष, इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। इंसाफ के मिलने का नाटक जरूर होगा। मनीष की मौत के बाद मीनाक्षी कितना असहाय महसूस कर रही होंगी, अपने होश में नहीं होंगी। लेकिन आज 11:35 पर यूपी के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि सशक्त नारी समर्थ प्रदेश मातृशक्ति के सर्वांगीण उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध आपकी सरकार, मिशन शक्ति फेज 3 निर्भया एक पहल। यह घटना सामान्य है न अपवाद है। भारत के चीफ जस्टिस ने हाल ही में तो कहा था कि पुलिस से मानवाधिकार और शारीरिक संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा थानों में है। मतलब शरीर को कोई छू नहीं सकता, लेकिन आप पुलिस के रहते इस शरीर के सुरक्षित होने का भरोसा नहीं कर सकते। सरल हिंदी में पुलिस तोड़ देती है। The threat to human rights and bodily integrity are the highest in police stations. Custodial torture and other police atrocities are problems which still prevail in our society. चीफ जस्टिस के इस बात का क्या असर हुआ? क्या किसी की बात का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है? मुश्किल से इस बात के 2 महीने हुए हैं। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। उनके क्षेत्र की पुलिस भी आदर्श नहीं है, तो फिर कहां की होगी? पुलिस गोरखपुर के कृष्णा होटल के बाहर भी तैनात है, जहां रात के वक्त 6 पुलिस वाले आए थे चेकिंग के लिए, और कहा जा रहा है कि वसूली के लिए। वो रात की पुलिस थी, ये दिन की पुलिस है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। कमरा नंबर 512 में जहां मनीष गुप्ता अपने 2 दोस्तों प्रदीप और अरविंद के साथ रुके थे, सो रहे थे। यह तस्वीर इसी कमरे में ली गई है, शायद सोने से पहले। इन्हें क्या पता होगा, वही जान सकते हैं जिन्होंने पुलिस की यातना को भोगा है, जिनके परिवार के लोग बिना किसी सवाल जवाब के पुलिस के हाथों एनकाउंटर कर दिए। कश्मीर और पूर्वोत्तर से लेकर कहां कहां नहीं पुलिस की यातना की ऐसी कहानियां इस देश में बिखरी पड़ी। लेकिन आपने अपनी कल्पनाओं में उस यातना की कोई तस्वीर नहीं बनने दी। कमरे में उस हिंसा के निशान मौजूद हैं। उस रात किसे पता होगा कि चेकिंग के नाम पर सोते से उठाकर पुलिस मनीष को मार देगी। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने कि यार इसको लेके डिस्टर्ब करना। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप ये आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, 1 रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी पीसीआर में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कमाल खान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गोरखपुर के एसएसपी विपिन टाडा ने अफसोस जताने के बजाय मनीष के दोस्तों की ही जांच की बात कह दी। जब मामला सामने आया तब जाकर 6 पुलिस वाले निलंबित हुए और प्राथमिकी दर्ज हुई। 3 पुलिस वालों के नाम हैं जगत नारायण सिंह, अक्षय कुमार मिश्रा और राहुल यादव। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है, और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। गनीमत है कि आप दर्शकों पर चुप रहने का कोई इल्जाम नहीं है। आपकी कोई चेकिंग नहीं करेगा कि आप जनता हैं भी या नहीं है। जिन्हें मोइनुल हक नहीं दिख रहा है, उन्हें मनीष गुप्ता दिख सकता है। जिन्हें मनीष गुप्ता नहीं दिख रहा है, वे मोइनुल हक को देख सकते हैं। जिन्हें कुछ नहीं देखना है, उन्हें कुछ भी नहीं दिख सकता। जो देख रहे हैं
क्या उन्हें पुलिस के सामने लाचार नागरिक दिख रहा है? तेजी से बदलती इन तस्वीरों में क्या आप मनीष और मोइनुल को पहचान पा रहे हैं? क्या आपको एक ही भारत का, एक श्रेष्ठ भारत का एक ही नागरिक दिख रहा है, या आप अब भी पुलिस की उस परिभाषा पर यकीन कर रहे हैं जिसके तहत कोई लाश अवैध नागरिक है, अतिक्रमणकारी है, आतंकवादी है या अपराधी है? आपको तेजी से बदलती इन तस्वीरों में क्या दिख रहा है? कौन दिख रहा है? पुलिस दिख रही है, लाश दिख रही है, लाश दिख रही है या पुलिस दिख रही है? दोहराते जाइए ना, बताते जाइए ना। आपके देखते नहीं देखते विजय बनिया सीन में आ गया है, दौड़ता हुआ आ रहा है, लाश पर कूद रहा है, फिर दौड़कर आता है और लाश पर कूद जाता है। क्या आपको अब दिखा? सहिष्णु उदार लोगों को दिखा हमारे नौजवानों को दंगाई और हत्यारा कौन बना रहा है? दिखा इनकी सोच में कौन सा जहर घुला है, किसने घोला है? दिखा सांप्रदायिकता इंसान को मानव बम में बदल देती है और नागरिकता का बोध खत्म कर देती है। दिखा पुलिस की यातना में अगर सांप्रदायिकता का जहर घुल जाए तो और खतरनाक हो जाता है। दिखा पुलिस जानती है कि जनता अपनी सुविधा से मोइनुल और मनीष को बांट लेगी। मनीष जिन्हें दिखाई देगा उन्हें मोइनुल नहीं दिखेगा, मोइनुल जिन्हें दिखाई देगा उन्हें मनीष नहीं दिखेगा। पुलिस की यातना जनता की सोच का भी हिस्सा बन चुकी है। जनता भी पुलिस से यातना की मांग करने लगी है। नागरिकता कानून के समय ऐसे कई मीम बने कि पुलिस इन प्रदर्शनकारियों की पिटाई करे। अदालत के इंसाफ से पहले लोग फांसी की मांग करने लगे हैं। फांसी की बात करते करते अब एनकाउंटर का डिमांड करने लगे हैं। 2019 में हैदराबाद एनकाउंटर के बाद हाल ही में तेलंगाना के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी बलात्कार के एक मामले में आरोपी के एनकाउंटर की गारंटी देने लगे। मुख्यमंत्री ठोक देने की भाषा का इस्तेमाल करने लगे हैं। हर तरफ से हिंसा को मान्यता दी जा रही है। ऐसा करते करते लोगों में हिंसा की भूख बढ़ गई है। हिंसा की मास्टर स्टेट और पुलिस हिंसा की सप्लाई करने आ गई है। असम के मुख्यमंत्री का बयान है इस पर कि अगर आरोपी भागता है तो गोली मारी जा सकती है। इसे सही ठहराने के लिए वे किन सही कारणों का चुनाव करते हैं, ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा कि क्यों आप न मनीष के लिए बोल पा रहे हैं ना मोइनुल के लिए बोल पाएंगे। थानों के जो प्रभारी होते हैं उनके साथ एक बैठक में असम के मुख्यमंत्री हिमांता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि अगर कोई आरोपी सर्विस गन लेकर भागता है या सामान्य रूप से भागता है और वह बलात्कारी है तो ऐसे आरोपी के पांव में गोली मारी जा सकती है, लेकिन छाती में गोली नहीं मारनी चाहिए। 7 जुलाई के अखबार में यह खबर छपी है। क्या किसी को यह एहसास है कि असम के मुख्यमंत्री का यह सुझाव पुलिस का आदेश बन सकता है और इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं? क्या पुलिस को इस तरह की छूट मिलनी चाहिए? क्या उसके भीतर पावर का इतना नशा होना चाहिए कि कोई नागरिक जरा सा सवाल कर दे तो मारते मारते उसे मार ही दे? यह जवाब आप मुझे मत दीजिए, आप मीनाक्षी जी को जवाब दीजिए। क्या उनके पति मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ वैसा करने की छूट पुलिस को दी जा सकती है? क्या किसी भी पुलिस को किसी के खिलाफ ऐसा करने की छूट दी जा सकती है? क्या यह पहली घटना है? क्या यह अंतिम घटना है? उन्हें जवाब दीजिए। एक फिल्म आई थी मसान, बनारस के एक जोड़े पर बनी थी। उसका एक सीन है, होटल में पुलिस की रेड से लड़का लड़की दोनों घबरा जाते हैं। लड़का गुसलखाने में खुदकुशी कर लेता है। पुलिस वाला लड़की को महीनों 5 लाख रुपए के लिए ब्लैकमेल करता है, पैसे ले लेता है। अब एक सवाल जिससे मैं भी टकराता रहता हूं, मोइनुल हक और मनीष गुप्ता के साथ हुई हिंसा की तस्वीरों को दिखाते दिखाते, देखते देखते आप दर्शकों पर क्या बीतती है? क्या आप इस तरह की हिंसा को लेकर सतर्क होते हैं, जागरूक होते हैं, या फिर इस तरह की हिंसा को लेकर सामान्य होने लगते हैं और समर्थन करने लगते हैं? बताइए। यह ख्याल इसलिए आया कि नफरत की बुनियाद पर यहूदियों के खिलाफ जो नरसंहार हुआ उसके एक एक पहलू का गंभीर अध्ययन किया जा चुका है। दुनिया के कई देशों और खासकर अमेरिका में यह सोचकर इसकी आलोचनात्मक तालीम दी गई कि लोग नरसंहार को लेकर सतर्क होंगे
और हिंसा का कभी समर्थन नहीं करेंगे, मगर इसका असर उल्टा ही हुआ। लोग लतीफे बनाने लगे और कार्टून बनाने लगे हैं। होलोकॉस्ट के स्कॉलर हैं एल्विन एच रोजेनफेल्ड। उनकी किताब है द एंड ऑफ द हॉलोकॉस्ट। इसमें बताया गया है कि होलोकॉस्ट के अध्ययन और अध्यापन से लोगों ने जिस हिंसा को समझना शुरू किया था, उस समझ की यात्रा का अंत हो चुका है। इस पर कई तरह की किताबें आ चुकी हैं। एक दूसरे संदर्भ में इतिहासकार इरफान हबीब, आदित्य मुखर्जी और पंकज झा ने आपत्ति जताई है कि यूजीसी के प्रस्तावित सिलेबस में इतिहास के कोर्स में हिटलर की आर्यन थ्योरी को जगह दी गई है, जो आगे चलकर नरसंहार का कारण बन सकती है। अगर इसकी पढ़ाई तारीफ में होगी तो असर सोचिए क्या होगा। यह खबर टेलीग्राफ में छपी है। भारत में ही कई लोग हिटलर की तस्वीर व्हाट्सएप की डीपी में लगाते हैं, गांधी जी के हत्यारे गोडसे को पूजने लगते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रोफेसर नवरस आफरीदी ने नरसंहार की अवधारणा पर हाल ही में एक किताब लिखी है। उनकी यह संक्षिप्त टिप्पणी: अगर हिंसात्मक घटनाओं की तस्वीरें हमारे सामने लगातार आती रहती हैं तो एक बहुत बड़ा खतरा ये होता है कि वो हमारे लिए नॉर्मलाइज होने लगती हैं, हमें वो सामान्य प्रतीत होने लगती हैं, और ये बड़ी ही भयावह स्थिति है अगर असामान्य चीज सामान्य प्रतीत होने लगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जनमानस में इतिहास का बोध इतिहासकार की लेखनी के माध्यम से पैदा नहीं होता, बल्कि पॉपुलर कल्चर में, फिल्मों में, उपन्यासों में किस प्रकार इतिहास का चित्रण होता है, इससे पैदा होता है। पत्रकारिता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि वो घटनाओं के बारे में जब बताए, हमें सूचित करे, तो वो क्या तरीका निकाले समय के अभाव के बावजूद कि उस जानकारी, घटना की जानकारी के साथ साथ उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी ऐतिहासिक भूमिका के बारे में भी हमें बता सके। और नॉर्मलाइजेशन का अगला चरण होता है चीजों का ट्रिविलाइज हो जाना, यानी कि उनका मजाक बन जाना। इसकी एक मिसाल अमेरिका है, जहां पर बाकायदा यूरोप में यहूदियों का जो नरसंहार हुआ उसकी शिक्षा एक सुनियोजित ढंग से दी जाती है उनके शैक्षिक संस्थानों में, लेकिन इसके बावजूद वहां पर इस तरह के चुटकुले और मजाक बनने लगे हॉलोकॉस्ट के ऊपर कि हिटलर ने खुदकुशी क्यों कर ली, क्योंकि उसको गैस का इतना बड़ा बिल प्राप्त हुआ, उस जहरीली गैस का जिसका उसने प्रयोग किया था तो यहूदियों का नरसंहार करने के लिए। तो किसी भी हिंसात्मक घटना की जानकारी उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बगैर, उसकी ऐतिहासिक भूमिका के बगैर चीज़ों को नॉर्मलाइज कर सकती है, और अगली स्टेज हो सकती है उनका ट्रिविलाइज हो जाना, उस हिंसा का मजाक बन जाना। हिंसा इस तरह से घुस गई है कि अब पत्रकारों की जुबान से फिसलने लगी है। कार्यक्रम में थप्पड़ चलने लगे हैं और एंकर ललकारने लगे हैं। यह अंग्रेजी चैनल टाइम्स नाउ की एंकर का माफीनामा है, नविका कुमार का। मंगलवार को इन्होंने ऑन एयर राहुल गांधी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में इसे गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बाद में इसके लिए उन्होंने माफी मांग ली, और उस वक्त भी उनके बयान का सार यह है कि पंजाब के राजनीतिक संकट के संदर्भ में चल रही चर्चा के प्रवाह में ऐसी चूक हो गई। इस बात के लिए तत्काल माफी मांग ली गई थी। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई है और प्रदर्शन किया है। आप देखेंगे कि इस तरह की हिंसा विपक्ष को लेकर भरी जा रही है। रोज एंकर की जुबान यूं ही नहीं फिसली। एक बार फिसल जाने से पहले विपक्ष को लेकर एंकरों की रोज की भाषा देखिए। वो भाषा भी कम अमर्यादित नहीं है। गोदी मीडिया में साहस नहीं है कि सरकार से 2 सवाल पूछ ले, लेकिन हर दिन विपक्ष को लेकर आपके दिमाग में जहर भर रहा है। उसके असर में आप विपक्ष से नफरत करने लगते हैं और अपने भीतर का विपक्ष मारने लग जाते हैं। विपक्ष आपके भीतर मारा गया है, मरा हुआ है, लेकिन आप बाहर झांक रहे होते हैं कि विपक्ष दिखाई नहीं देता है।
प्राइम टाइम देखा कीजिए 20 साल बाद अफसोस करने के लिए कि आप देखते तो रहे लेकिन देखते ही रहे। ब्रेक ले लीजिए। इन दिनों देश में नए कृषि कानून और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर खूब चर्चा है। बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के किसान खूब खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार उलट हो जाती है। जैसे उत्पादन अधिक हो जाए और मांग कम होने से आलू की बेकदरी होने लगी है, वो भी उस राज्य में जहां चिप्स के लिए आलू की डिमांड देश भर में सबसे ज्यादा होती है। खेत में किसान लुट रहा है। शहर में आलू 20 रुपए से नीचे नहीं बिक रहा। ग्राहकों की शिकायत है कि वो भी लुट रहे हैं। किसानों को तो इसमें कुछ मेरे देखने से सर फायदा नहीं लगता है। इसमें जो बीच वाले हैं वो ज़्यादा फायदा लेते हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो रही है कि इंसान ना ले पा रहे ना खा पा रहे। डायरेक्ट किसानों से जाके ले रहे होंगे, उनको तो सस्ता ही पड़ रहा होगा, लेकिन जो हम तक पहुंचता है वो काफ़ी महंगा हो जाता है। मेहनत उनकी है, सब कुछ उनका है, लेकिन जो बीच में जो खरीद रहे हैं उनको फ़ायदा है। अब एक गणित समझिए। गाँव में इसे उगाने वाला किसान 1 हेक्टेयर में आलू लगाने पर खाद, बीज, बुआई, कीटनाशक, आलू निकालने पर लगभग 70,000 रुपये खर्च करता है। 1 हेक्टेयर में 300 क्विंटल के करीब आलू होता है। हालात ये हैं कि उसे औसत भाव आजकल 2 रुपये किलो मिल रहे हैं, यानी लगभग 60,000 रुपये। इस सीधे गणित से भी उसे 1 हेक्टेयर में 10,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने का किराया ही 2 से 2.5 रुपये प्रति किलो पड़ता है। हालात को समझने हमारे साथी देवास से अरविंद चौक से चांदना गाँव पहुँचे। कोल्ड स्टोरेज में झांका जहां बोरियों में आलू भरा पड़ा है। फिर किसानों से बात की, सुनिए। 1 बीघे में 7.5-8 कुंटल आलू गिरता है, जो हम लाए थे 37 रुपये 38 रुपये किलो खरीद के लाए थे, और आज उसका भाव मिल रहा है 3 रुपये किलो। बहुत बड़ा घाटा, कुछ मिला ही नहीं, घाटा पूरा घाटा। जेब से लग गया ना। और आपके सामने मैं बात करी, 3 रुपये किलो से ऊपर गया ही नहीं। और जो छोटे आलू थे गुल्ला टाइप, उसका तो उनने बोला चाहिए नहीं भैया, लेंगे नहीं हमें। 150 रुपये से लेके 1500 रुपये खर्चा आता है कट्टे का, 50 किलो का। अब जोड़ लो, अब मेरे कम से कम 300-400 कट्टे रखे हैं, कितना खर्चा है। अब वो जितने में बेचूँगा इतने कोल्ड स्टोर में पूरे चले जाएंगे पैसे। वो बाहर निकासी नहीं है, इसलिए नहीं मिल रहे। 2 से 2.5 रुपये 3 रुपये तक है, तो वो तो घाटा ही है उसमें। तो जो आलू चिप्स बनती थी वो चिप्स वाले नहीं ले रहे। क्या बोल रहे हैं वो? मना कर रहे, चिप्स नहीं बन रही है। लाल हो रही है, उससे हो रही है। क्या हो रही है? लाल हो रही है, चिप्स बोले हमारे। चिप्स लाल हो रही है। हाँ। क्या बोलूं, क्या गणित है इनका यार, व्यापारी उनका यार, क्या कर सकता है किसान बेचारा। अब वो जो बोल रहे व्यापारी कि ऐसा माल तो हो गया ऐसा, फिर क्या करेंगे आप इस माल? वो बाहर निकाल देंगे, बाहर फेंक देंगे, और क्या हो। शाजापुर जिले में भी हमारे साथी सुनील अयोध्या कोल्ड स्टोरेज पहुंचे। बाहर रेट कार्ड चिपका था। शाजापुर में भी बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है, लेकिन किसान परेशान है। पहले लागत नहीं मिली तो आलू कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, अब तो स्टोरेज का खर्चा तक नहीं मिल रहा। मंडी में अगर आलू ले जाएंगे हम तो 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो बिक रहा है। 3 रुपये स्टोर वाले को भाड़ा देना है, मंडी ले जाने का 1 रुपये का खर्चा। हम कुछ भी लेके नहीं आ रहे हैं, इसलिए स्टोर की तरफ हम जा ही नहीं रहे हैं कि वहीं पड़ा रहने दो, जो होगा हो जाएगा। या तो स्टोर वाला बेच खाएगा या हमको कम से कम भाड़ा तो नहीं देना पड़ेगा। पर किसानों की बहुत बुरी हालत है आलू उत्पादकों की। कोल्ड में ये हालत है कि व्यापारी नहीं मिल रहे लेने वाले, और मिल रहे हैं तो केवल स्टोर भाड़ा दे रहे हैं। राव में हमारे साथी आसिफ ने देखा कि हजारों टन आलू कोल्ड स्टोरेज में ही पड़ा है। खुद कोल्ड स्टोरेज संचालक भी मान रहे हैं कि किसानों को नुकसान हुआ है। 2 साल से लॉकडाउन जी, उसके कारण से मार्केट में उठाव नहीं है। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियाँ सब बंद है, चिप्स की डिमांड नहीं। किसानों को उस कारण से खूब नुकसान हुआ। सर इसका भाव 12 रुपये का आलू उनका खेत में जो बिक रहा था 10 से 12 रुपये में, स्टोर का खर्चा आ जाता है उसमें 3 रुपये से 4 रुपये। उसके बाद में आज 5 रुपये 6 रुपये की पोजीशन है। वैसे लगता है इन किसानों के लिए सरकार ने बड़े सपने देखे हैं। मंत्री जी कह रहे हैं किसान फैक्ट्री में आलू क्यों बेच रहे हैं, खुद फैक्ट्री लगा लें। उच्चतम खुदरा मूल्य, पानी की बोतल की MRP है, लेकिन दूध की MRP नहीं। तो ये हम कर रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में, और इसलिए किसान की खेती अब लाभ का धंधा। मेरा सवाल बड़ा पॉइंटेड है कि मालवा निमाड़ के किसानों को जो आलू को 2 रुपए बेच रहे हैं, खास करके चिप्स की इंडस्ट्री में, क्या उनके लिए भी कुछ कर रहे हैं आप? उनके लिए हम कह रहे हैं कि क्यों बेच रहे हो चिप्स की फैक्ट्री में, खुद चिप्स की फैक्ट्री लगाओ। हम पैसे दे रहे हैं, हम अनुदान दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। मालवा निमाड़ में LR किस्म का आलू होता है,
जिसमें शुगर कम होने की वजह से चिप्स बनाने में इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। इस बार 10 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन हो गया, लेकिन चिप्स कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के 150 कोल्ड स्टोरेज में लगभग 70% आलू पड़ा हुआ है और जिसका खरीदार कोई नहीं। मध्य प्रदेश देश का 5वां सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है, जहां पर आलू की 14 से ज़्यादा किस्में होती हैं। पिछले साल कीमत बढ़ी तो सरकार ने भूटान से आलू आयात कर दिया और किसानों ने अपना माल कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। इस बार कीमतें धड़ाम हो गईं तो भी माल कोल्ड स्टोरेज में रहने को ही मजबूर है। कुल मिलाकर किसानों के लिए, खासकर आलू के किसानों के लिए इस बार इंतज़ार का फल मीठा नहीं रहा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।